नमस्कार। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला है आपका टॉपिक ऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो जो आपकी कार्बनिक खादें हैं, आपकी कार्बनिक खादें क्या होती हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स आपके क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। मतलब जो आपकी कार्बनिक खादें होती हैं, जो आपकी कार्बनिक खादें या उर्वरक हैं, वो पशु एवं पौधों के अपशिष्ट अवशेषों से तैयार की जाती हैं। तो जो भी आपकी कार्बनिक खादें हैं वो आपके क्या हैं, जो आपके पशु होते हैं, पशु के गोबर या पौधों का जो रेजिड्यू बचता है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो भी आपके ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, ये किस में रिच होते हैं, आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में रिच होते हैं। इसके बाद आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी ये रिच होते हैं। और जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर में भी आपके ये रिच होते हैं एंड प्ले अ विटल रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन। और जो आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं ये एक अहम भूमिका अदा करते हैं आपका सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ आपके क्रॉप प्रोडक्शन में। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स आपके बहुत ज़रूरी हैं आपकी फसल के लिए, आपकी क्रॉप के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब जो आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, तो इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो जो आपका सबसे पहला जो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है वो आपका क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर की खाद। क्या बोलते हैं हम इसको, गोबर की खाद बोलते हैं। तो गोबर की खाद आप कैसे तैयार करेंगे, तो गोबर की खाद जो है उसको तैयार करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ मतलब आपको क्या क्या सामग्री उसमें लगती है, क्या कौन कौन सी सामग्री आप उसमें तैयार करते हैं, तो उसको हम लोग गोबर की खाद बोलते हैं या फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। तो जो सामग्री लगती है उसमें आपका काऊ डंग है, मतलब काऊ डंग का मतलब जो आपका गाय है, गाय का जो गोबर है वो लगता है। इसके बाद यूरिन लगता है, उसका जो मल मूत्र होता है वो लगता है। फिर बेडिंग मटेरियल होता है। बेडिंग मटेरियल का मतलब ये है जो अब बिछावन होता है, जिसको हम लोग लिटर भी बोलते हैं। तो जो आपका पशुओं के नीचे बिछावन होता है उसका भी इस्तेमाल हम लोग एज अ मटेरियल करते हैं। इसके बाद जो आपका फार्म वेस्टेज बचता है, फार्म वेस्टेज का भी इस्तेमाल हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर बनाने में करते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन की विधि है, प्रिपरेशन की विधि आपका क्या है, जो सबसे पहला पॉइंट है आपका कलेक्ट ऑल मटेरियल्स इन अ पिट। मतलब इन सब जो आपका सामग्री है, जितनी भी सामग्री है आपका गोबर की खाद तैयार करने के लिए, उसको सबसे पहले हम लोग एक गड्ढे में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके बाद अरेंज देम लेयर बाय लेयर एंड कवर विद सॉइल। तो परत दर परत हम लोग इसको अरेंज करते हैं और मिट्टी डालकर इसको हम लोग क्या करते हैं, ढकने का काम करते हैं। इसके बाद कीप मॉइस्ट एंड अलाउ डीकम्पोजिशन फॉर 3 to 4 months। मतलब जो आपने इसको परत दर परत इसको इकट्ठा करके मिट्टी डाल के ढकने का काम करने के बाद इसका जो मॉइस्चर का लेवल है उसको आपको लगभग 3 से 4 महीने तक आपको बना के रखना है। और इसको जब तक आपका डिकम्पोजिशन इसका ना हो जाए, अच्छे से गड़सल ना जाए, तब तक आप इसको तैयार मत मानिए। और 3 से 4 महीने का समय ये आपका फार्म यार्ड मैन्योर तैयार होने के लिए लेता है। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब यूज़ कंक्रीट पिट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ यूरिन। मतलब जो भी आप गड्ढे तैयार कर रहे हैं, जो भी आप पिट तैयार कर रहे हैं, उसको आप कंक्रीट का बनाएं। कंक्रीट का बनाएं इसलिए बनाएं क्योंकि जो आपका यूरिन है, यूरिन में कहीं ना कहीं अच्छा खासा नाइट्रोजन कंटेंट परसेंट या आपके न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो उसके लॉस को आपको इसके द्वारा रोकना है, इसके द्वारा रोका जा सके। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है कंपोस्ट। कंपोस्ट को आप कैसे तैयार करेंगे, कंपोस्ट तैयार करने की कौन सी विधि है, कैसे तैयार करेंगे, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, इसमें आपका क्या मटेरियल लगता है। इसमें आपका मटेरियल लगता है जैसे आपका क्रॉप रेजिड्यूज़ है,
क्रॉप रेजिड्यूज का मतलब जो भी आपका अवशेष बचता है, आप फसल जो काटते हैं, फसल काटने के बाद जो भी अवशेष बचते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं, पौधे के अवशेष। फिर लीव्स, आप पत्तियों का इस्तेमाल भी इसमें आप कंपोस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। ग्रासेस, जो भी आपके घास कुल के पौधे हैं या जो भी घासेज हैं, घास है, उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। फिर किचन वेस्टेज, जो भी आपका रसोई का कचरा बचता है उसका भी इस्तेमाल हम लोग कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आप प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन आप लोग कैसे करेंगे? तो प्रिपरेशन करने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, सबसे पहले फिल ऑर्गेनिक वेस्ट इन लेयर इन कंपोस्ट पिट। गड्ढे के कचरे में परत दर परत आपको जो भी मटेरियल है उसको डालना है। स्प्रिंकल काउ डंग स्लरी और सॉइल ओवर ईच लेयर, मतलब प्रत्येक परत पर गोबर का स्लरी डालना है और मिट्टी डालकर इसको हमको क्या करना है, अच्छे से ढकने का काम करना है। इसके बाद मेंटेन मॉइस्चर एंड टर्न द हीप एट इंटरवल्स, मतलब आप नमी बनाए रखें और समय समय पर इसकी जो पलटाई है उसको क्या करें, इसको करते रहें। समय समय पर इसकी पलटाई आप लोग करते रहें, नमी अपनी बना के रखें, मॉइस्चर का लेवल जो है उसको मेंटेन रखने का काम करें और इसको पलटते रहें। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आपका जो खाद है, आपका जो कंपोस्ट है, वो आपका रेडी इन 3 to 5 months। तो 3 से 5 महीने में जो आपका कंपोस्ट है वो बनकर रेडी हो जाता है और आप इसका इस्तेमाल अपनी क्रॉप प्रोडक्शन में या फ्रूट प्रोडक्शन या वेजिटेबल प्रोडक्शन किसी में भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है उसकी बात करेंगे हम लोग वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट आपका क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं? तो वर्मी कंपोस्ट में लगता है आपका मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं, काऊ डंग। वर्मी कंपोस्ट में आपका गोबर का खाद लगता है। क्रॉप रेजिड्यूज भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका क्रॉप रेजिड्यू, मतलब जो भी आपके फसल के अवशेष बनते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ग्रीन लीव्स, आप लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अर्थवर्म्स, मतलब जो भी आपके केचुए होते हैं, आप केचुओं का भी इस्तेमाल अपना वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एज अ मटेरियल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है प्रिपरेशन विधि, मतलब आप कैसे वर्मी कंपोस्ट को तैयार करेंगे। स्प्रेड ऑर्गेनिक रेजिड्यूज लेयर बाय लेयर, मतलब परत दर परत जो भी आपका जैविक अवशेष है उसको आप एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, एक पिट में इकट्ठा करेंगे। ऐड काउ डंग एंड अ लिटिल सॉइल, मतलब इसमें गोबर व थोड़ी सी मिट्टी आप मिलाने का काम करेंगे, गोबर और थोड़ी सी मिट्टी मिलाने का काम करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस अर्थवर्म्स एंड मेंटेन मॉइस्चर। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो भी आपके अर्थवर्म्स हैं, जो भी आपके केचुए हैं, आप केचुओं को डालने का काम करेंगे। और इसमें आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आप कहीं ना कहीं इसमें मॉइस्चर परमानेंटली मेंटेन करेंगे, क्योंकि अर्थवर्म आपका जो केचुआ है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसके लिए आपका जो मॉइस्चर लेवल है, जो नमी है, जो वाटर है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी खासी होती है। तो आप कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं आप अपने जो अभी वर्मी कंपोस्ट पिट है उसमें आप मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखें। इसके बाद कंपोस्ट मैच्योर्स इन 45 to 60 डेज, मतलब 45 से 60 दिनों में जो आपका वर्मी कंपोस्ट है वो आपका तैयार हो जाता है। तो आप उसका इस्तेमाल डिफरेंट क्रॉपिंग एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन मैन्योरिंग। तो ग्रीन मैन्योरिंग मतलब जो आपकी हरी खादें होती हैं। हरी खादें आपकी कौन कौन सी होती हैं? मटेरियल्स आपका क्या, जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स आपका जैसे सेसबेनिया हुआ, ये आपकी जो ग्रीन मैन्योरिंग फसलें हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। सेसबेनिया है आपका, सनहेम्प है, सनहेम्प के बाद आपका काउपी है, काउपी के बाद उड़द और मूंग है। तो ये जो फसलें हैं ये आपकी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। तो इसको तैयार करने की जो विधि है, इसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं? तो इसके तैयार करने के लिए ग्रो द ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन द फील्ड, मतलब जो भी आपका फील्ड है जिसमें आपको फसल लगानी है उसी खेत में आपको दलहनी फसल की बुआई करी जाती है। दलहनी फसल की बुआई उसी फील्ड में हम लोग करने का काम करते हैं। प्लाउ इट बैक इनटू द सॉइल एट 40 to 50 डेज, मतलब 40 से 50 दिन की अवस्था में फूल आने से पहले जुताई करके मिट्टी में इसको क्या किया जाता है, मिलाने का काम किया जाता है। इसको मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं।
कितने दिन बाद? लगभग 40 से 50 दिन बाद फ्लावरिंग आने से पहले हम इसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। डिकम्पोज्ड बायोमास इनरिचेज सॉइल विद नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी आपका बायोमास होता है, जो भी आपका बायोमास सॉइल में मिलता है, सॉइल में डिकम्पोज होता है, तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो सॉइल है, सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। जो भी आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को आपकी सॉइल में बढ़ाने का काम करता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी आपका कार्बनिक पदार्थ है, वो भी आपका सॉइल में मिलाने का काम करता है। तो ये जो ग्रीन मैन्योरिंग जो भी खादें हैं, ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो भी आपके ग्रीन मैन्योर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में करने का काम करता है, और सॉइल का जो फर्टिलिटी स्टेटस है उसको मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे अदर ऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो आपके जो अदर ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, अदर ऑर्गेनिक मैन्योर्स आपके कौन कौन से हैं? इसमें आपका ऑयल केक, तो ऑयल केक में आपका क्या आता है? ऑयल केक में आता है नीम, ग्राउंडनट, कैस्टर। तो नीम केक, ग्राउंडनट केक और कैस्टर केक आते हैं। तो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं आफ्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन, ये सारे आपके प्राप्त होते हैं, और इनको भी एज अ हम ऑर्गेनिक मैन्योर अपनी फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए आपका एनिमल बेस्ड मैन्योर्स, तो एनिमल बेस्ड आपके मैन्योर्स कौन कौन से हैं? आपका पोल्ट्री मैन्योर है, बोन मील है, फिश मील है। तो ये भी आपका जो एनिमल बेस्ड आपका जो मैन्योर है, ये भी कहीं ना कहीं फसल में आपकी सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर और जो भी न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करने में किया जाता है। ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो भी आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं उनका फसल उत्पादन में क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई, पोषक तत्वों की जो आपकी सप्लाई है उसकी आपूर्ति करने का काम ये लोग करते हैं। तो प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो भी आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं वो न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये धीरे धीरे फसल को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड स्लोली एंड लास्ट लॉन्गर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब पौधों की लंबी अवधि तक पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने का काम हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, तो मिट्टी की जो संरचना है उसमें भी सुधार करने का काम हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज सॉइल पोरोसिटी, एरेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब ये मिट्टी की जल धारण क्षमता, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है आपके क्या करते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, मतलब जल धारण क्षमता को इंक्रीज करते हैं। एरेशन, मतलब जो आपका वायु का संचार है वो आपकी सॉइल में बढ़ाने का काम करते हैं, और जो भी आपका पोरिसिटी है, छिद्रता है, पोरोसिटी को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हैं। तो आपकी जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी है वो अच्छे से बढ़ती है, और आपका जो सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस है वो इंक्रीज होता है। इसके बाद मेक हैवी सॉइल्स फ्राइबल एंड लाइट सॉइल्स आर मोर कॉजिव, मतलब कठोर भारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम भी आपका जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं ये करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस इंक्रीज करने के लिए। तो नेक्स्ट आपका है इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर। इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो भी आपके जैविक पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ आपके इंक्रीज करते हैं आपकी सॉइल में। कौन? ऑर्गेनिक मैन्योर। ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, तो ऐड ह्यूमस टू द सॉइल मतलब मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने का काम आपका कौन करता है? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर आपकी सॉइल में ह्यूमस बढ़ाने का काम करते हैं। इम्प्रूव सॉइल कैट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन, मतलब जो आपकी सॉइल है, सॉइल का जो कैट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है उसको सुधारने का काम करते हैं, और आपकी सॉइल की उर्वरा शक्ति को इंक्रीज करने का भी काम आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें इन्हांस माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो भी सूक्ष्म जीव हैं, उनकी गतिविधि में भी कहीं ना कहीं आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? स्टिमुलेट बेनिफिशियल माइक्रोब्स,
नाइट्रोजन फिक्सर्स, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर्स, मतलब जो भी आपके लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन कौन से आपके, जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम जो भी आपके अजर्टोबैक्टर है, आपके फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वैस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो इन जो भी आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी कहीं ना कहीं वृद्धि में आपके जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और ये आपका सॉइल का जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको भी इंक्रीज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हेल्प इन डीकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट सॉल्युबलाइजेशन, मतलब पोषक तत्व घुलनशीलता बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और डीकम्पोजिशन की जो एक्टिविटी होती है वो भी बहुत अच्छे से करने का काम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है लंबी अवधि की स्थायित्व। तो मेंटेन लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी। तो ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, वो आपकी सॉइल का लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी स्टेटस को मेंटेन करने का काम करते हैं। जो भी आपके रासायनिक उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं, आप जैसे ही फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन अपनी सॉइल में देते हैं तो आपका सॉइल या प्लांट उसको तेज़ी से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और बहुत सारा क्या होता है आपका लॉस कर जाता है। तो ये तुरंत इफेक्ट करने वाले आपके रासायनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, लेकिन जो आपके ग्रीन मैन्योर्स हैं या जो भी आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी स्टेटस या उर्वरता को बनाए रखने का काम करते हैं। कौन? ऑर्गेनिक मैन्योर्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप क्वालिटी, मतलब फसल की जो गुणवत्ता होती है उसमें भी ये सुधार करने का काम करते हैं। इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल्स। तो जो भी आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या करते हैं, आपका जो अनाज में जो भी आपकी प्रोटीन की मात्रा है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। विटामिन्स एंड टेस्ट इन वेजिटेबल्स, और विटामिन्स को भी इंक्रीज करने का काम करते हैं। एंड टेस्ट इन वेजिटेबल्स, जो भी आपकी सब्जियां होती हैं अगर ऑर्गेनिकली आप ग्रो करते हैं तो उनके स्वाद में भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी। तो जो भी इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी मतलब फल एवं सब्जियों में अधिक चमक या भंडारण क्षमता, जिसको हम लोग शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने का भी काम आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स करते हैं। क्वालिटी, कलर, साइन एंड शेल्फ लाइफ, तो ये सारे के सारे आपके इंक्रीज हो सकते हैं थ्रू ऑर्गेनिक कल्टीवेशन या थ्रू ऑर्गेनिक मैन्योर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, मतलब पर्यावरण संरक्षण भी आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के द्वारा या ऑर्गेनिक मैन्योर्स के द्वारा करने का काम कर सकते हैं। रिड्यूस पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब जो आप पॉल्यूशन को कम करने का काम कर सकते हैं, जैसे आप अगर फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली आप कोई भी फसल ग्रो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, और जो भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो या कुछ भी हो, उसका कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सेफ रखने का भी काम कर रहे हैं। मिनिमाइज सॉइल डिग्रेडेशन, सैलिनिटी एंड इरोजन। तो अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक मैन्योर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में आप क्या करते हैं, मृदा क्षरण व लवणीयता या सैलिनिटी या इरोजन को भी आप कहीं ना कहीं कम करने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Keep watching and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.